नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं हूँ सीमा चारण, इतिहास की सहायक आचार्य। आज हम फाइनल ईयर तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं 1857 का जो महान क्रांति थी, जो महान विद्रोह हुआ, जिसमें भारतीय सेना सैनिकों के साथ साथ कई राजे महाराजे और आम जनता भी जो है मिलजुल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारी शासन के विरुद्ध इकट्ठा हुई। उसके स्वरूप को लेकर इतिहासकारों की राय अलग अलग है। तो उसके स्वरूप के बारे में, क्या ये सैनिक विद्रोह था या असंतोष का परिणाम था, षड्यंत्र था या वास्तव में प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, इस पर हम चर्चा करेंगे। अलग अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग अलग राय दी है। बड़ी ही विविधता है इन रायों को लेकर के, इसलिए इसके स्वरूप के बारे में अलग अलग विचारों को हम दो भागों में मुख्यतः बांट लेते हैं। एक तो वो है जो ब्रिटिश कैम्ब्रिज संप्रदाय के इतिहासकार हैं और उनके समर्थक हैं, ब्रिटिश इतिहासकारों के बारे में बात करेंगे। और दूसरे वीडियोज़ में हम बात करेंगे भारत के जो इतिहासकार हैं, जो कि बाद में भारत में भी जब इतिहास की अवधारणा प्रचलित हुई तो भारतीयों ने भी इतिहास का अध्ययन किया और नए प्रेक्षण से नए सिद्धांत दिए, नई व्याख्या की इतिहास की अलग अलग घटनाओं की। इन लोगों ने किस तरह से इस विद्रोह को देखा, तो हम बात करने जा रहे हैं इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में अलग अलग मतों पर। के मॉलिसन, ट्रेवेलियन, लॉरेंस, होम्स जैसे कई अंग्रेजी इतिहासकार हैं जो कि एक साम्राज्यवादी जो नीति थी ब्रिटिश सरकार की, चाहे वो कंपनी की सरकार हो या बाद में ब्रिटिश सरकार हो, उनकी नीति के पक्षधर थे। इन लोगों ने इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह की ही संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सेना तक सीमित था और इस विद्रोह को जनसाधारण का कोई भी समर्थन प्राप्त नहीं था। उस समय के समकालीन जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने भी उस वक्त ऐसा ही कहा। हालांकि उस वक्त जो हवा थी, जो बैन लगे हुए थे तरह तरह के भारतीय प्रेस पर, मीडिया पर, उसके कारण वो खुलकर अपनी राय भी नहीं रख सकते थे। ये भी हमें बात ध्यान रखनी चाहिए। मुंशी जीवन लाल और मोइनुद्दीन जो समय दिल्ली में थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय जो बरेली में थे और सैयद अहमद खान जो 1857 में बिजनौर में सदर अमीन के पद पर थे, इन्होंने ऐसे ही विचार दिए हैं। इसके अलावा कई लोगों ने इसे अलग अलग तरह से व्याख्या की है। सबसे पहले हम आते हैं सर जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। सीले ने लिखा है कि 1857 का विद्रोह एक देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसमें स्थानीय नेताओं का कोई भी नेतृत्व नहीं था और ना ही इसे सर्वसाधारण का कोई समर्थन प्राप्त था। उसने कहा है कि एक स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था, जिसमें कुछ रियासतों ने उसे सहयोग दिया और ये वही रियासतें थी जिनके रियासतों का विलय डलहौजी की व्यक्तिगत नीति के कारण हो गया था। लेकिन ये व्याख्या ठीक नहीं है। ये मानते हैं कि एक सैनिक विद्रोह के रूप में ये विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन सभी स्थानों तक सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेना ने ही भाग लिया है, जगह जगह पर जो है आम जन के लोग भी इस विद्रोह में शामिल हुए। खास करके अवध में इसे जनता का पूरा समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा बिहार के कुछ जिलों में भी उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त था। 1858 और 59 के अगर आप अभियोग देखें, ट्रायल देखें इस विद्रोह के, तो हम देखेंगे कि हजारों असैनिक भी सैनिकों के साथ साथ विद्रोह के दोषी पाए गए और हजारों असैनिकों को भी दंड दिया गया है। इतना ही पर्याप्त है हमें ये कहने के लिए कि ये विद्रोह मात्र सैनिक विद्रोह नहीं था। अब हम इसके एक और विचार के बारे में आ जाते हैं। इतिहासकार L.E.R. रीस, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सीज ऑफ लखनऊ, उनका ये मानना है कि ये धर्मांध और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। अब ये सिर्फ अगर हम ये देखें कि एक तरफ ऐसे लोग थे जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे और एक तरफ ईसाई धर्म के विधर्मी थे, तो ये कुछ ज़्यादती ही हो जाएगी। हालांकि हम ये मानते हैं दोनों दलों ने अपनी अपनी जो ज़्यादतियाँ उन्होंने की थी जो आम जन के साथ, उसको छिपाने के लिए अपने अपने धर्म ग्रंथों का आश्रय लिया। हालांकि ईसाई इस संघर्ष में जीत गए, लेकिन ईसाई धर्म नहीं जीता। हिंदू और मुस्लिम पराजित हुए, लेकिन ना हिंदू धर्म पराजित हुआ ना ही मुस्लिम धर्म पराजित हुआ। ये ठीक है कि ईसाई धर्म का भी भारतीय मन पर प्रभाव हुआ, लेकिन इस युद्ध के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों को कोई ज़्यादा सफलता भारत में नहीं मिली। ना ही ये जातियों का युद्ध था। ये मानते हैं कि भारत में युद्ध में देखें कि एक तरफ अंग्रेज तो सब एक तरफ थे, लेकिन काले लोग अगर हम कहें कि दोनों तरफ थे। कैप्टन E.J. मैडले ने कहा है कि अंग्रेज कैंपों में एक सफ़ेद व्यक्ति के, एक गोरे व्यक्ति के अनुपात में 20 काले व्यक्ति थे।
भारतीयों ने गोरे सैनिकों की हर तरह से मदद की, गोरों के लिए खाना बनाया, काले पालकी वाले थे जो कि दुर्गम डेंजर जोन से गोरे हताहतों को दूर पहुंचाया। इसके अलावा अयुद्धकारियों की भी छोड़ दें कि भाई जिन्होंने युद्ध में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो भी हम देखें कि काले सैनिक भी जो थे बहुत बड़ी संख्या में थे, भारतीय मूल के लोग जिन्होंने कि इस विद्रोह को दबाया। इसलिए ये काले और गोरे का युद्ध कहें या ईसाइयत और धर्मांध का युद्ध कहें तो ये कथन बिल्कुल ही गलत होता है। अगला है टी.आर. होम्स का मत। पुस्तक का नाम आप देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। टी.आर. होम्स जैसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने एक विचार लोकप्रिय बनाने की कोशिश की कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष था। बर्बरता आप सोच सकते हो, ये भारतीय जो विद्रोही थे उनके लिए शब्द काम में लिया गया है, और सभ्य जो है, अंग्रेज हमेशा से खुद को एक सभ्य प्रजाति मानता है, लेकिन ये व्याख्या जो है इसमें कहीं ना कहीं जाति भेद की जो बदबू आती ही है। विद्रोह के दोनों ही पक्ष जातियों के दोषी थे। अगर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में कुछ इंडियंस थे, कुछ भारतीय थे जिन्होंने यूरोपीय स्त्री और बच्चे जो कि निर्दोष थे उनकी हत्या में साजिश में शामिल थे, तो अंग्रेज़ों ने भी ऐसा ही किया। ये भारतीयों से भी अधिक बर्बर और जघन्य साबित हुए। हडसन ने दिल्ली में जो अपराध किए वो भारतीयों के किए गए अपराधों से कई गुना ज़्यादा थे। नील, जिसने कि बरेली में और इलाहाबाद के आसपास विद्रोह का दमन किया है, उसको बड़ा ही इस बात का घमंड था कि उसने सैकड़ों भारतीयों को बिना मुकदमे के फांसी पर लटका दिया। अगर उस दौर में कोई इलाहाबाद जाता तो वहाँ इलाहाबाद के आसपास ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिसकी शाखाओं पर बेचारे निर्दोष बेकसूर किसानों को फांसी दी ना गई हो। बनारस की गली में कई जगह असहाय और उच्छृंखल बच्चों को भी फांसी पर लटका दिया गया। रसेल, जो कि लंदन टाइम्स का संवाददाता था, उसने लिखा है कि मुसलमान अभिजात वर्ग के लोगों को जिंदा सूअर की कच्ची खाल में सी दिया गया और जबरदस्ती उनके गले से सूअर का मांस उतारा गया। वास्तव में दोनों तरफ से बदले की भावना थी जिससे दोनों साइड अभिभूत हो गए थे। इसलिए ये हम कहें कि असभ्य और सभ्यता का संघर्ष है, ये सही नहीं होगा। दोनों ही तरफ से लोगों ने असभ्यता का, बर्बरता का परिचय दिया है। एक जेम्स डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्रों का परिणाम बताया है। आउड्रम का विचार है कि मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया, लेकिन ये व्याख्या भी पर्याप्त नहीं है। सारे में हिंदू मुस्लिम एक नहीं थे। यहाँ जिसका स्वार्थ टकराते थे जिन शासकों के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो सभी धर्म की परवाह किए बिना एक साथ इकट्ठा होकर के लड़े। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, एक राजनेता थे उस समय, बेंजामिन डिज़रायली, जो कि उस समय विपक्ष में थे और बाद में आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के जो है प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने जो है कंजर्वेटिव दल के नेता थे, उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। उनका ये कहना है कि ये विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा से नहीं था, ऐसा नहीं है कि सडनली हो गया हो, ये एक सचेत संयोग का परिणाम था और एक सुनियोजित सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम था जो कि किसी मौके की तलाश में थे। उनका ये कहना था कि साम्राज्य का उथन और पतन कोई चर्बी वाले कारतूस के मामलों से नहीं होते हैं, ऐसे विद्रोह उचित और पर्याप्त कारणों से इकट्ठा होते हैं। इस तरह से ये तो हैं अलग अलग ब्रिटिश इतिहासकारों के, ब्रिटिश राजनेताओं के विचार कि 1857 का विद्रोह वास्तव में था क्या। अगले वीडियो में हम भारतीय इतिहासकारों के विचारों से अवगत होंगे कि उन्होंने इस विद्रोह को क्या कहकर बताने का प्रयास किया है। इतना कहकर आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 19वीं सदी के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की या 1857 के विद्रोह की। इसके बारे में भारतीय इतिहासकारों की राय क्या क्या थी। इसमें जो विशिष्ट भारतीय इतिहासकार हैं जो कि इतिहास में स्पेशलाइज हैं, उनमें से आर.सी. मजूमदार और एम.एस. सेन के विचारों की बात करेंगे, जिन्होंने कि राजकीय और अराजकीय दोनों ही तरह के रिकॉर्ड्स का विस्तृत अध्ययन किया है। इसके लेकर के इन दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद हैं। लेकिन उससे पहले हम क्यों ना बात करें V.R. सावरकर की, जिन्होंने अपनी पुस्तक 1857 में इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। 1907 में जब इस विद्रोह के 50 वर्ष पूरे होने वाले थे तो ब्रिटिश सरकार के विरोध के बावजूद सावरकर ने अथक प्रयासों से ये पुस्तक प्रकाशित की और इस पुस्तक की कुछ प्रतियां भारत में नहीं जाते हुए ब्रिटिश सरकार के भी आ गई। और इस पुस्तक में वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ने ये साबित करने का प्रयास किया है कि इस विद्रोह जो था वो प्री
प्लान्ड था, पूर्व नियोजित था। सारा जो कहीं न कहीं असंतोष उभल रहा था, ये फैल रहा था। कुछ जासूसी रिपोर्टों में भी बताया गया है कि जगह-जगह जो है गाँव के चौकीदार थे, कमल के फूल और चपाती दिया करते थे और उसको अगले रात को फिक्स संख्या थी कि 10 चौकीदारों तक वो ये रोटी और कमल के फूल पहुंचाएगा। विद्रोह के प्रतीक के रूप में ये 1857 की गर्मियों में गांव-गांव में ये बातें फैल रही थी कि ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त होने वाला है। किसी साधु ने भी ऐसी भविष्यवाणी की थी कि 100 वर्षों तक ही अंग्रेज़ भारत में रह सकते हैं। इस तरह से उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। अब हम आ जाते हैं R.C. मजूमदार पर। उन्होंने जो है अपनी पुस्तक में ये बताने का प्रयास किया है कि 1857 का विद्रोह कोई सचेत योजना का परिणाम नहीं था और इसके पीछे सिर्फ एक कुशल और सिद्धहस्त व्यक्ति था, ऐसा नहीं संभव हो सकता है। सिर्फ इस तथ्य थे कि नाना साहेब अप्रैल-मार्च में लखनऊ गए थे और मई में विद्रोह शुरू हो गया, ये प्रमाणित नहीं करता कि विद्रोह की योजना बनाई गई थी। मुंशी अजीमुल्ला खान और रंगो बापू ने इस विद्रोह की योजना बनाई, ये भी ठीक प्रतीत नहीं होता। अजीमुल्ला खान तो जो है बाजीराव सेकंड को पेंशन के लिए ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रस्तुत हुए थे और वापस आते हुए तुर्की गए और क्रीमिया के यर्ण क्षेत्र में उमर पाशा से मिले। इस तरह से रंगो बापू को भी सतारा प्राप्त करने के लिए लंदन भेजा गया था। दोनों एक साथ लंदन गए, एक टाइम में लंदन गए, ये नहीं बताता कि उन्होंने षड्यंत्र में भाग लिया। इस तरह चपाती और कमल के फूलों का अलग अलग स्थानों पर भेजें, ये निश्चित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है। बहादुर शाह पर चलाए गए मुकदमे में भी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि पूर्व नियोजित था, उसमें उनका हाथ था, लेकिन जो इकट्ठा किए गए उनसे अंग्रेजी अधिकारियों को भी पता चला कि बहादुर शाह भी उतने ही आश्चर्यचकित हो गए विद्रोह को सुन करके जितना कि अंग्रेज हुए थे। इस तथ्य को आईएसएन सेन भी स्वीकार करते हैं और आरसी मजूमदार भी स्वीकार करते हैं कि उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीयता जो थी वो भ्रूणावस्था में थी। तो आरसी मजूमदार का तो कोटेशन बड़ा ही फेमस है, हालांकि विवाद का तो विषय है ही है। 1858 के विद्रोह का विश्लेषण 1857 के उनकी पुस्तक सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 में दिया है। उसके बाद में अपने तर्कों को उन्होंने जो है ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड इंडियन रेनासे वॉल्यूम 9 के लिए लिखे गए हैं, उसमें विस्तार पूर्वक लिखा है। उनके तर्क का मुख्य आधार है कि सन 57 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। अलग अलग कारणों से विद्रोह ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर अलग अलग रूप धारण लिया। पंजाब और मध्य प्रदेश में सैनिक विद्रोह था, कुछ असंतुष्ट व्यक्ति भी इसमें शामिल हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सैनिकों के विप्लव के बाद में एक सर्वसाधारण विद्रोह भी हो गया था। इसके अलावा आरसी मजूमदार इस बात पर अधिक बल देते हैं कि वे तत्व जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े केवल सैनिक ही थे। सैनिकों की शिकायतें वैसी ही थी जो ज़्यादातर सैनिक विद्रोहों में हुआ करती है, जैसे कि धार्मिक और आर्थिक लाभ से प्रेरित हुए। सैनिकों ने दिल्ली, बरेली, इलाहाबाद में लूटपाट की। इसमें भारतीय भी यूरोपियों के साथ साथ इनका शिकार हुए। इससे सैनिकों के प्रति जनता में भय की भावना उत्पन्न हुई, न कि सहानुभूति और सौहार्द की। दिल्ली में भी सैनिकों ने जो है कहते हैं कि उस समय लड़ने से इनकार कर दिया कि आप हमें तनख्वाह दीजिए, उसके बाद ही हम लड़ सकेंगे। इसके अलावा मजूमदार एक और तथ्य की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं कि इस विद्रोह का राष्ट्रीय महत्व इनडायरेक्ट था और पोस्टीरियर था। वो खुद लिखते हैं कि ये कहा जाता है कि जूलियस सीजर जीवित की जगह मरा हुआ ज़्यादा ताकतवर था। यही बात 1857 के विद्रोह के बारे में भी कही जा सकती है, चाहे इसका स्वरूप कुछ भी क्यों नहीं हो। आरसी मजूमदार का ये कहना था कि तथाकथित विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही स्वतंत्रता था और ना ही कुल मिलाकर के जनता का संघर्ष था। अब हम आ जाते हैं डॉक्टर सेन के विचारों पर, जो कि 1857 के बारे में उन्होंने भी पुस्तक लिखी है 1857। इन्होंने जो है मजूमदार की तरह जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों तरह के डॉक्यूमेंट्स का विस्तृत अध्ययन किया है। अब इनका दोनों विद्वानों में बड़ा ही जो है परस्पर विरोधी विचार है। जहां वो कह रहे हैं कि टाइम अलग अलग समय पर रंगोजी बापू, अजीमुल्ला खान लंदन गए, मजूमदार कह रहे हैं ये कोई प्रमाणित नहीं करता। वहीं सेन का मानना है कि कहीं न कहीं ये दोनों घटनाएं एक साथ हुई हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे होंगे। इसके अलावा कमल के फूल और रोटियां पहुंचाना भी वो कहीं कहीं मानते हैं कि इसका प्रतीक था। सेन का विश्वास है कि स्वतंत्रता संग्राम ही था। उनका तर्क है कि क्रांतियां हमेशा एक छोटे से वर्ग का काम होती है, जिससे जनता का व्यापक समर्थन कभी प्राप्त हो भी जाता है और कभी नहीं भी, जैसा कि अमेरिका की क्रांति में हुआ और फ्रांस की क्रांति में हुआ। अमेरिका में जब
स्वतंत्रता संघर्ष हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से ही कई सारे लोग लड़े और बाकी कई सारे लोग इंग्लैंड के प्रति स्वामी भक्त रहे और आखिरकार जब इंग्लैंड हार गया तो 60,000 के आसपास लोग कनाडा में जाकर के बस गए। इस तरह से फ्रांस में भी जब क्रांति हुई तो कई लोग राजशाही के समर्थन में थे। डॉक्टर सेन के अनुसार ऐसा विद्रोह जिसमें बहुत से लोग सम्मिलित हो जाएं तो उसका स्वरूप राष्ट्रीय हो जाता है। दुर्भाग्य से भारत में ज़्यादातर लोग निष्पक्ष रहे, तटस्थ रहे, इसलिए इसे राष्ट्रीय कहना उचित नहीं है। डॉक्टर सेन के अनुसार सैनिक विप्लव विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ और जिसने उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। जब विद्रोहियों ने अपने आप को दिल्ली के बादशाह के अधीन होने की घोषणा कर दी और भूमिपतियों ने और बहुत सी असैनिक जनता ने भी अपने को उसी के अधीन मान लिया तो ये विद्रोह जो है राष्ट्रीय हो गया। जो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए शुरू हुआ था उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप धर लिया, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और विचारों से भी आपको अवगत करा दें। एक भारतीय विद्वान हैं डॉक्टर S.B. चौधरी, उनकी पुस्तक सिविल रिबेलियन एंड द इंडियन म्यूटिनी में लिखा गया है कि सैनिक विद्रोह के साथ साथ असैनिक जो तत्व थे उनका भी उन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। उनके अनुसार हम विद्रोह को दो भागों में बांट सकते हैं, सैनिक विप्लव और विद्रोह। उनका कहना था कि 1857 का विस्फोट जो है दो प्रकार की अशांतियों का इकट्ठा हो जाना था, सैनिक और असैनिक, दोनों स्वतंत्र कारणों द्वारा आरंभ हुई। मजूमदार का विचार है कि 1857 के पहले के विस्फोट जो थे वो तो एक कड़ियाँ थी और बाद में 1857 में विस्फोटक और दावानल ये बन गया। मार्क्सवादी इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि विद्रोह सैनिक और किसानों का प्रजातांत्रिक गठजोड़ था जो विदेशी और सामंतशाही दास्तां से मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहते थे, जिनकी असफलता का मुख्य कारण सामंतवादी विश्वासघात था जो कि सत्य से बहुत ही दूर है। 1857 का विद्रोह आधार रूप से साम्राज्यवाद के विरुद्ध में था। सैनिक और असैनिक दोनों ने साम्राज्यवादी तत्वों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। इसके अलावा इतिहास के सिंहावलोकन में डॉक्टर सेन और डॉक्टर चौधरी का विश्वास थे कि स्वतंत्रता संग्राम था। वैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी विद्रोह जो इतना विस्तृत रूप से फैल गया हो, जिसका ध्येय जो है विदेशी शासन को समाप्त करना हो, तो हम वास्तव में स्वतंत्रता संघर्ष ही कहेंगे। लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विद्रोह में जो नेता थे उनकी भावना क्षेत्रीय थी, राष्ट्रीयता की तरफ कोई भावना ही नहीं थी। उस समय भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कम से कम भारतीय जनता के मनोमस्तिष्क पर तो बुरा प्रभाव नहीं था। जो असंतुष्ट राजा और जमींदार थे वो निजी कारणों से प्रेरित थे और वे चाहते ये थे कि वापस पुराने राजे महाराजाओं सामंतशाही का दौर वापस आ जाए। उसके लिए ही विद्रोह के नेताओं ने प्रयास किए थे। इतना कहकर ही आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।